कोशिका झिल्ली समझा दिए थे। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली आप लोग बताए थे कि केवल और जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? बाहरी चीजों को अंदर आ रहे पदार्थों को क्या करना? कंट्रोल करना, नियंत्रित करने का काम करता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? कोशिका के अंदर जितने भी अवयव होते हैं सब इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, ये भी समझाया गया था। ये क्या होता है ना, अर्ध पारागम्य होता है, किसी किसी चीज को ही अंदर आने देता है। समझ में गया? कोशिका के अंदर हम लोग देख लिए थे, सबसे बाहरी को हम लोग कोशिका भित्ति बोले थे। जंतु में पाया जाएगा? नहीं। किसमें? पादप में। किसमें होता है? पादप में। उसके अंदर आइएगा तो क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर सब का सब अंग देखिएगा तो यहीं पर रहता है। जितना भी ये अंग दिख रहा है ना, सब यहीं पे रहेगा। समझ में आ गया? सबका बारी बारी से नाम देखते चलेंगे, किसका किसका क्या क्या आ रहा है, सबका बारी बारी से हम लोग नाम देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं जिसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्या इसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में भी इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा जाए, सबसे पहला कौन दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। समझ में आ गया कि ना गया? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज जो किया था ना, ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर पूछेगा तो किसको? ऑल्टमैन मारिएगा। खोज कौन किया था? ऑल्टमैन। किसने खोजा था? ऑल्टमैन खोज किया था। ऑल्टमैन, खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? ऑल्टमैन। इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। श्वसन तो होता है, बट कैसा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक आपका होता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, आगे चलेंगे तब। तो इसमें कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, ऑल्टमैन ने खोज किया था, ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप देखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काटिएगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरह होता है? कैप्सूल की तरह होता है। जब इसको आप काट दीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया काट दीजिएगा ना तो आपको कुछ इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज को आप यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में देख सकते हैं। जब इसको आप काट दीजिएगा तो आपको इस टाइप का नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ना, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने की वजह से ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण कर देता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा भी, अभी सारा चीज हम क्लियर करा के ही निकालेंगे। तो क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने की वजह से इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के निर्माण होने से क्या होगा सर? ये खुद ब खुद ऊर्जा बनाने का काम करता है। खुद ब खुद ऊर्जा बनाने का काम करता है। जब हमारा शरीर बिल्कुल हम लोग थक चुके होते हैं, जब हमारा शरीर काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल लगता है ना कभी काम हमसे होगा ही नहीं, इतना शरीर थक गया है, लेकिन उस अवस्था में भी अगर हम कोई काम को कर लेते हैं तो वह ताकत फिर आया कहां से? वह ताकत हमको देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया कि ना गया? ताकत दे देता है, बहुत भयानक ताकत देता है ये। और ये क्या करता है? खुद ब खुद एटीपी बनाएगा, ऊर्जा खुद ब खुद बनाता है और उसको स्टोर कर लेगा अपने। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कि इसको कोशिका का गृह कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर, क्या बोलेंगे इसको? बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसको बोलेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब देखिए, इसमें खुद का डीएनए वीएनए सारा चीज में होता है, बट इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फेमस अगर याद रखिएगा तो इसके कारण ये क्या करता है? ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, हम लोग को उससे ऊर्जा मिलना चालू हो जाएगा। तो ये खुद ब खुद बनाता है। देखिए, हम लोग जो खाएं उससे तो ऊर्जा बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब चीज का जब पाचन होगा, और जब पाचन होकर के कार्बोहाइड्रेट से बदल जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज बदल जाएगा तो हम लोग को ऑटोमेटिक ऊर्जा मिलेगा। मानव या जंतु एक ऐसा प्राणी होता है जो कि खाने के बाद हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए हम लोग चावल खाते हैं, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट थोड़ी खा सकते हैं।
डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट खाएगा? नहीं खा सकता है। डायरेक्ट प्रोटीन कोई खाइएगा तो डायरेक्ट प्रोटीन फिर पाउडर आएगा, जिम उम वाला सब खाता है सब। डायरेक्ट प्रोटीन अगर आपको खाना है एकदम प्योर प्रोटीन, तो फिर आपको उसके लिए पाउडर आएगा। आप डायरेक्ट उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन अगर प्रोटीन खाना है फिर आपको दाल खाना पड़ेगा। अरहर का दाल खाइए या कोई भी दाल खाइए, प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। अंडा का ऊपर वाला जो भाग होता है सफेद वाला, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। समझ में कि ना? हाई प्रोटीन खाना है तो मछली खाइए, बहुत हैवी वहां प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन हमको प्रोटीन लेना है, बट हम इनडायरेक्टली लेते हैं किसी न किसी दूसरे चीज से। आप कहोगे कि ना मछली लाए, मछली नहीं खाएंगे, हमको डायरेक्ट प्रोटीन दीजिए, ऐसा हो सकता है? अरे भैया, हमारा शरीर उसको क्या करेगा? प्रोटीन को बनाएगा। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो जिससे हमें एनर्जी मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया या वसा हो गया या प्रोटीन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट अंततः जब टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा जाकर? ग्लूकोज में। यही पेड़ पौधा डायरेक्ट कर लेते हैं। पेड़ पौधा इस चीज को डायरेक्ट बना लेगा। जड़ से खनिज लवण, पानी, सूर्य का प्रकाश, पत्ता के अंदर क्लोरोफिल, सब करके प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाएगा, डायरेक्ट ये लोग ग्लूकोज बना लेगा। तो पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्लूकोज खाते हैं, बट हम लोग इनडायरेक्ट खाते हैं। समझ में गया? हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते। रीजन क्या है कि हम लोग किसी न किसी वस्तु से ही उसको लेते हैं। शरीर के अंदर जाने के बाद वो सारा चीज आगे चलता है प्रोसेस। तो यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, खुद ब खुद क्रेब्स साइकिल चलता है। और क्रेब्स साइकिल चलने के कारण इसमें एटीपी बनने लगता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे जैसे एटीपी बनेगा, वैसे वैसे ग्लूकोज का निर्माण होने लगेगा। और सोचिए, जब ग्लूकोज का निर्माण हो गया, तो ग्लूकोज का निर्माण एक देता है कारण, एनर्जी देता है। जैसे कोई व्यक्ति को बीपी मार दिया, बीपी लो हो गया पूरा, सोडियम निकल गया, पसीना निकलता है तो नून निकलने लगता है, नमक। और नमक निकलने लगा तो नमक किसका बना होता है भैया? सोडियम का बना होता है। शरीर से ज्यादा पसीना निकल जाना मतलब सोडियम ज्यादा निकल गया। और ज्यादा जब शरीर से सोडियम निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लू मारेगा, चक्कर मारे, गिर जाएगा, 2 घंटा तो बेहोश रहेगा पूरा। तो उस समय डॉक्टर देखता है कि जब एकदम बीपी लो हो गया है, तो उस कंडीशन में देखिएगा, उस समय आपको नहीं कहेगा कि जाओ मकई मड़ुआ खिलाओ या चावल खिलाओ, क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज उस समय देना है। तो डॉक्टर क्या करता है? ओआरएस का घोल घोलेगा, 2 गिलास एकदम पिया देगा हुमच के, और उसके बाद सलाइन चढ़ा देता है। सलाइन चढ़ा देगा, पानी चढ़ा देगा ग्लूकोज का, ऊपर से पिलाएगा भी और चढ़ाएगा भी। तो शरीर तुरंत एकदम एक्टिव, शरीर को तुरंत एनर्जी मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जा रहा है उस टाइम पर। तो उस समय अगर कहिएगा कि नहीं खाना खिलाओ ना, पचेगा, ग्लूकोज बनते 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगे ग्लूकोज बनते, तब तक आदमी सुतले रहेगा का? तो डॉक्टर उस समय क्या करता है? डायरेक्ट उपचार करता है। तो उस समय डायरेक्ट ग्लूकोज देता है, और डायरेक्ट ग्लूकोज देता है तो शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाता है। 2 गिलास पी दीजिएगा ना एकदम ओआरएस का घोल को बढ़िया से एकदम अच्छा से, आप एकदम ठीक हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, एनर्जी ऑलरेडी आपको मिल जाता है। पानी उनी चढ़ाएगा, सलाइन चढ़ा देगा तो उसमें मार देगा का 2 इंजेक्शन, उसके बाद एनर्जी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये समस्या इसमें आता है कुल मिलाकर के। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते इसको, समझ में गया? तो बताइए, क्रेब्स साइकिल चलने के कारण क्या बनता है? एटीपी। एटीपी बनता है, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज बनेगा तो बताइए हम लोग शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो जब हमारा एनर्जी, खाया हुआ एनर्जी खत्म हो जाए, और जब थके हुए हालत में जब आपको काम करने का शक्ति मिले, तब समझना कि कौन तुमको दे रहा है? यही माइटोकॉन्ड्रिया, यही तुमको दे रहा है। कहेगा कि हम है ना भाई, टेंशन काहे लेते आप हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा हम निकाल कर आपको देंगे। देखिएगा, कूद के आदमी थक जाएगा, पैर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी देखिएगा वो आदमी चलता है। उस समय वो ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। समझ में गया कि ना गया? तो बहुत थका हुआ गिर जाता है तो एकदम खत्म हो जाएगा तबे। समझ में गया? अब एकदम से तो चक्कर मारिए देगा ना, अचानक दौड़ेगा तो माइंड को भी एक्टिव होना चाहिए, माइंड एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। अब आप इधर हाथ को हिला रहे हैं, माइंड को पता नहीं कि आप हिला रहे हैं। कभी कभी कट जाते हैं तो दिमाग दूसरा तरफ रहता है तो पता नहीं चलता है, माइंड दूसरा तरफ बिजी है। माइंड एक्टिव होना चाहिए ना, तब तक दर्द नहीं होता है। जब देखेगा, आंख देख लिया, माइंड को सिग्नल मिला, तब दर्द करेगा। अब दर्द दे रहा है। तो रीजन क्या होता है कि बहुत सारा चीज हम लोग, ब्रेन का सिग्नल कट जाता है। जब ब्रेन को दूसरा जगह बिजी रखते हैं ना, तो ब्रेन का सिग्नल शरीर से कट जाता है।
समझ में आ गया। किसी को ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के समय हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से हमारा ब्रेन का कनेक्शन को डॉक्टर काट देता है। ब्रेन का एक ठो, किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार देता है की वाला अंग गिर गया, इसको मारो काटो कुछ करो, कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब है कहीं नहीं रह गया, क्योंकि ब्रेन का एमसीबी इस वाला हिस्सा का गिर गया, जो न्यूरॉन यहाँ का जुड़ा हुआ है वो न्यूरॉन यहाँ का गिर गया, इसको कोई मतलब नहीं। सांप काट देता है तो पैरालिसिस हो जाता है आदमी को। ब्लड जम गया, कोशिका काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस हो गया, वही जगह जमल रहिएगा। समस्या ये होता है। लेकिन बात यहाँ आके ये फंसता है कि जब हम लोग का शरीर में, जब हम लोग का शरीर में अंततः हम लोग थकते हैं तो रीजन यही होता है कि एटीपी बन रहा होता है, इसी कारण हम लोग को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, और उस कारण में हम लोग कुछ काम बचा हुआ भी होता है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो एटीपी अगर नहीं बनता ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका, वो करोड़ों कोशिका और वो कोशिका शरीर में है। अब बताइए, सब कोशिका एनर्जी बनाएगा, सब कोशिका ग्लूकोज बनाएगा तो बहुत एनर्जी मिल जाता है। इसी रीजन से ना इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक दीवारों को हम लोग, इसका आंतरिक दीवार का भी क्वेश्चन पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि बताइए कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसको बोलेंगे, तो किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो पॉइंट इसको हम लोग कर लेते हैं। ऑक्सीश्वसन तो होता ही होता है, यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलता है, CYCLE डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे याद रहेगा, पढ़ लीजिएगा ना। क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके कारण क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। समझ में आ गया। बताओ एटीपी का फुल फॉर्म को याद है, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो हिंदी में लिख देते हैं तुम लोग को, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताओ अगर ये एटीपी बनता है इसके कारण क्या बनता है बाबू, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा लिखना सिखा दे रहे हैं, देखो जल्दी से, सी लिखना, एच लिखना, ओ लिखना, क्लियर। CHO लिखना सकिएगा, NH6 दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ बीच में 12, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि ना गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोज का। CHO लिखना, साइड साइड में 6 दोनों को जोड़ के 12, साइड साइड में 6 दोनों को जोड़ के 12। ग्लूकोज का सूत्र पूछ देगा तो नहीं इधर उधर चक्कर पकड़ करना, तो खाली देहाती में पढ़ के गया ग्लूकोज, अब फॉर्मूला दे दिया निम्न में से ग्लूकोज का सूत्र कौन है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों तरफ 6 बीच में 12 याद रखिएगा बस। CHO लिख करके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या मिलती है इससे, ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज बनेगा तो क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया। बताइए कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। समझ में गया। पावर हाउस को क्या बोलेंगे, शक्ति गृह। क्या बोलेंगे, शक्ति गृह कहेगा, याद रखना। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। घर, हाउस का मतलब क्या होता है, गृह। शक्ति घर या तो पावर गृह या तो ये शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। समझ में आ गया। क्यों ऐसा पावर हाउस होता है, क्योंकि यहाँ खुद ब खुद ऊर्जा बनाने का काम चलता है। किसी को दिक्कत है, नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। चलिए हो गया। एक पॉइंट यहां से और डिनोट कर लेना तुम लोग, यहां से यहां से यहां से, ठीक है, लिख लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है, जैसे अभी कैप्सूल जैसा बनाए थे, उस दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, समझ में गया, लिख लेना यहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। बायोलॉजी समझ में आ रहा है, बायोलॉजी सबसे मजा आता है पढ़ने में।
हाँ, हमको पढ़ाने में भी सबसे मजा आता है बायोलॉजी। हमको तो खैर सभी मजा आता है, बट हम तुम लोग के नजरिए से देख रहे हैं। बायोलॉजी में कोई झमेले नहीं है, नहीं समझे? पढ़ते जाइए, याद होते जाएगा। पूरा हमारा शरीर उरीर से जुड़ा हुआ चीज है, यही तो पढ़ना इसमें है। अब इसको निपटाएंगे तो ऊतक आएगा, ये सब देखिएगा, अभी दुनिया भर का चीज आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग का आएगा, देखिएगा कोशिका का अगला अंग हम लोग का होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ईआर बोलना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। हिंदी बड़ी अटपटा होता है, इसलिए ना बेटर होता है कि इंग्लिश नाम याद रखो, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम लोग जाएगी हिंदी में तो आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा एग्जाम में, ठीक है, बाइलिंगुअल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार अभी सुनने में आपको दिक्कत लग रहा है, बट 2 बार खाली अपने से पढ़िएगा ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको तुरंत याद हो जाएगा। शुरुआत में किसी नाम को पढ़ते हम लोग है ना तो अजीब लगता है। अब तुम लोग को हिंदी तो और क्लियर होगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका तो और क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ में गया? इधर देखो क्या बोलते हैं इसको, अंतः, क्या बोलेंगे? अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे इसको? इंडोप्लाज्मिक। देखो इधर, इंडोप्लाज्मिक ई से क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक। आर से हो जाएगा रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको ई आर कहना, शॉर्ट में इसको क्या कहना? ई आर कहना, ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। आसान है, 1-2 बार बोलिएगा तो क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी से तो अच्छा इंग्लिश से है, हिंदी से अच्छा आपको इंग्लिश से लगेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसलिए हम दोनों लैंग्वेज को, अभी केमिस्ट्री से हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चल रहे हैं। केमिस्ट्री से शुरू किए हैं साइंस को, अब फिजिक्स से लेकर के बायोलॉजी लेके चले आए। अब तुमसे कोई सीबीएसई बच्चा मिलेगा, कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेगा, तुम बुड़बक जैसा निर्णय होने चक्कर मकर नहीं देखना, तुरंत समझ जाना कि अंतः प्रद्रव्य जालिका की बात कर रहा है, ये समझ में नहीं? ई आर का बात कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ध्यान समझो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखिएगा ना तो कुछ आपको इस प्रकार का दिखेगा, काटिएगा ना तो ऐसे दिखेगा, जूम करके देखिएगा तो यहाँ छोटा छोटा ना दाना दिखता है, दाना, छोटा छोटा दाना दिखेगा। ये दाना को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम क्या होता है, ये क्या करता है? तो केवल और केवल प्रोटीन बनाता है बकलोल, इसका कोनो काम ही नहीं है, खाली प्रोटीन बनाने का काम करता है। शरीर में जितना प्रोटीन बनेगा ना, जितना प्रोटीन सबको क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलेंगे? राइबोसोम को बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा बात है। और देखेंगे ना इसको निचोड़ करके कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, देख रहे हो, इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या है आपका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब कोशिका के अंदर इसको फाड़िएगा ना तो आपको इसी प्रकार का दिखेगा। आइए, ये दाना दाना दिख जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ, एक क्या होता है? रफ, और एक होता है स्मूथ। एक ठो होगा वो होगा रफ और एक ठो होगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो जाएगा चिकनी अंतः, यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और दूसरा हो जाएगा रफ। हिंदी में बोलेंगे चिकनी और रफ को कहेंगे खुरदरी। क्या बोलेंगे? खुरदरी। जैसे उबड़ खाबड़ रहेगा तो उबड़ खाबड़ देखिएगा तो बिंदु बिंदु दिख रहा है बोसो, हाई वाला उबड़ खाबड़ दिखेगा, हाई वाला एकदम चिकन चिकन नजर आएगा। तो ये जो होता है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप का हो जाता है। सबसे पहली बात कि सर ये करता क्या है कोशिका में, है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता क्या है कोशिका में? तो सुनो ध्यान से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कुछ भी नहीं है, बस ये कोशिका के अंदर ना आंतरिक सहायता करता है। जैसे कोशिका के बाहर अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली है, उसके बाहर देखेंगे तो प्लाज्मा कोशिका भित्ति है, लेकिन अंदर कौन करेगा सुरक्षा? अंदर का सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया है ईआर। ये कहता है ना कि हम आंतरिक कंकाल की तरह रहेंगे, कंकाल की तरह पूरा हम रहेंगे, पिलर की तरह। जैसे इस दीवार, इस रूम में देखिएगा तो 2 3 4 5 गो पिलर आपको नजर आएगा। यही सब क्या किया? छत को रोक के रखा है। हमारा शरीर में आइए, शरीर में अगर हम लोग का हड्डी नहीं होता तो क्या हम लोग अभी खड़ा हो पाते? खड़ा किस लिए है? क्योंकि हम लोग का आंतरिक कंकाल ठीक ठाक है। आज सोचो तो पैर का हड्डी निकाल दिया जाए, कमर का हड्डी भी निकाल दिया जाए, रीढ़ का हड्डी भी निकाल दिया जाए,
हाँ, तो सबका हड्डी निकाल दिया जाए तो सोच रहा ऐसा घुड़मुड़ा के गिर जाएंगे एकदम जा, उसके बाद बंद करके कोनो बोरा बैग में पैक करके ले जाएगा। समझ में ना आया? सोचिए बिना हड्डी के अगर आदमी रहते हम लोग तो कैसन होते, सोचो ऑक्टोपस की तरह इन्हें उन्हें घूमर चलते इधर उधर लपस लुपस करके, फिर तो सांप घुस जाएगा, फिर तो हम लोग का जिंदगी अजीब हो जाता। तो हम लोग को पिलर की तरह खड़ा करके कौन रखा हुआ है? हड्डी। उसी को तरीका से आंतरिक कंकाल कौन है? ईआर। समझ में गया कि ना गया? इसलिए कोशिका का आंतरिक सुरक्षा करता है। समझ में गया? क्या करता है? कोशिका का आंतरिक सुरक्षा। किसको दिया गया जिम्मेदारी? इसी को दिया गया, कोशिका की आंतरिक सुरक्षा करता है। समझ में गया? कोशिका की आंतरिक सुरक्षा करता है। बताओ, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं इसको है। समझ में गया? कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल हम लोग इसको कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आंतरिक कंकाल कई प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। समझ में आ गया? देखिए, पहला जो होता है, पहला को हम लोग कहते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं? स्मूथ कहते हैं। स्मूथ, स्मूथ ईआर। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? चिकनी बोलो, चिकनी। हिंदी पहले लिख देते हैं, चिकनी, चिकनी। ठीक है, चिकनी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ। अच्छा, स्मूथ ईआर कहेंगे तो नहीं समझोगे। चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, ये क्या करता है साहब? ये 2 चीज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने का और चर्बी को बनाने का काम करता है। समझ में गया कि ना गया? हम लोग जैसे वसा खाते हैं, पहले मिलता था डालडा। क्या मिलता था? डालडा। एक तो डिब्बा में आता था पूरा डालडा, डालडा डिब्बे होता था, 10 रुपया का डालडा इतना से देता था। छिलका रोटी डालडा में बहुत भयानक बनता था। समझ में कि नहीं? यार, डालडा जो आदमी खा दिया ना 2-3 महीना, पसर के एकदम ढाक जैसा हो जाएगा, बहुत मोटा जाता था डालडा खा खा के सब आदमी सब। समझ में गया ना? कैसन होता था? रिफाइन को फ्रीज कर दीजिए, जम जाएगा तो काटना पड़ेगा ना, तो डालडा जमा हुआ ही आता था कुल मिलाकर के। समझ में गया कि ना गया? रिफाइन की तरह डालडा की जगह में क्या आ गया? रिफाइन आ गया है। डालडा की जगह में क्या आ गया? पहले पोला ओला डालडा से ही बनाया जाता था, हाथ तो लटकले रहता था, जब सेरा जाता ना तो उसको आप खाने ही नहीं सकते। समझ में गया? सेराया हुआ नहीं खाने सकते, मतलब ठंडा हो गया होता तो नहीं खाने सकते, बहुत ज्यादा हाथ तुम्हें जमने लगता था। डालडा से बना हुआ बहुत ज्यादा रहता था। चिकनी स्मूथ ईआर कहते हैं। ये किसका निर्माण करता है बताइए तो? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। समझ में गया? जैसे हम लोग तेल उल का सामान खा देंगे तो वसा खाएंगे, तो वसा का निर्माण करने का काम किसका होता है? स्मूथ ईआर का होता है। बताइए क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का क्या करेगा? निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है। कौन काम करता है? ऐसा है स्मूथ ईआर, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है। चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। दूसरा में आ जाएगा रफ, इसको हम लोग बोलते हैं खुरदरी। क्या बोलेंगे? खुरदरी, खुरदरी। इसको रफ कहा जाता है, ROUGH, रफ कहते हैं। रफ क्या बोलते हैं इसको? है रफ बोलेंगे तो रफ क्या हो जाएगा? ईआर बोल दो, रफ ईआर। ठीक है, चलिए समझिए बात को। इसके अंदर राइबोसोम होता है। क्लियर हो गया बात? बताइए, इसके अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम हिंदी में लिख दे कि इंग्लिश में लिख दे? इंग्लिश में हिंदी में लिख देते हैं भाई। कैसे लिखते हैं राइबोसोम? राइबोसोम, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। बताइए, राइबोसोम होता है तो फिर किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का, क्योंकि राइबोसोम किसका ठिका लिया है? प्रोटीन का। तो बताइए, यह किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसको बनाएगा? प्रोटीन को बनाता है, यह प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर हो गया?
चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कोशिका का आंतरिक सुरक्षा देता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और आपका रफ ईआर। स्मूथ ईआर आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करने का काम करेगा। रफ ईआर में राइबोसोम पाने के कारण, राइबोसोम है तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज इतना ही करेंगे, थोड़ा जल्दी में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे आप लोग को समझाया जाएगा। कल आप लोग का इंग्लिश होगा, ठीक है ना? कल आप लोग का इंग्लिश होगा। इंग्लिश में भी जो चीज बच गया है उसको जल्दी जल्दी खत्म करा देंगे, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा।